बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग और बाल्यावस्था प्रति विकास के अंतर्गत हम बाल विकास के अध्ययन कर रहे थे। हमने यहाँ आगे बाल विकास का अर्थ, उसकी महत्व आदि को हमने देखा। अब हम देख रहे हैं बाल विकास के अध्ययन का महत्व को हम समझ रहे हैं, जिसमें कि हमने पूर्व प्राथमिक स्तर पर इसके महत्व को देखा। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बाल विकास का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर बाल विकास का किस तरह से महत्व को हम मान सकते हैं या किस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि बाल विकास को समझना एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है, एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि बाल विकास के जो प्राथमिक स्तर पर बालक का विकास कैसे होगा, कोई भी गतिविधि करने के लिए बालक की प्रक्रिया क्या होती है। क्यों कि प्राकृतिक रूप से हर बालक की जो कार्य करने की जो एक क्षमता है, एक गति है, वो लगभग समान होती है। एक ही आयु के बालक एक तरह के कार्य को कर लेने में सक्षम होते हैं। सिर्फ अंतर यह होता है कि कोई बहुत तीव्र गति से कर लेता है, कोई सामान्य गति से करता है और कोई बहुत मंद गति से करता है, लेकिन हर व्यक्ति उस कार्य को उस आयु में उतना कार्य कर सकने में सक्षम होता है। अर्थात कहने का मतलब कि बालक का विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास है। आप ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि 1 साल के बालक की जो लंबाई है वो 4 फुट या 5 फुट हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बालक के जन्म के समय जितनी लंबाई थी उसकी 2 गुनी लंबाई उसके समय होती है। तो अब ये साल भर के बालक के लिए जो एक मनोवैज्ञानिक आधार है, अर्थात बालक को ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 वर्ष के बालक 2 वर्ष के बालक की लंबाई लगभग औसत लंबाई कितनी होनी चाहिए। किसी बालक की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन औसत बालकों की लंबाई लगभग उसके आसपास ही होती। तो ये इसी तरह से अध्यापक को इस चीज का पता होना चाहिए कि एक बालक का विकास किस तरह से होता है और फिर इसमें किस प्रकार से और कौन सी आयु में किस प्रकार का विकास होता है। तो यहाँ पर बाल विकास के अध्ययन का जो महत्व है, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन का महत्व, सबसे पहला है शारीरिक विकास। अध्यापक के लिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है कि इस आयु में प्राथमिक स्तर के बालकों का शारीरिक विकास कैसे होता है। इस आयु में बालक की लंबाई कितनी होगी, बालक का भार कितना होगा, बालक की शारीरिक जो संरचना है वो किस तरह की होती है, बालक की शारीरिक कार्य क्षमता, इस आयु के बालकों की शारीरिक दृष्टिकोण से कार्य क्षमता कैसी होती है, यानी कि शारीरिक विकास का क्रम क्या है, किस गति से होता है और इस आयु में कितनी लंबाई, औसत लंबाई कितनी होती है, औसत भार कितना होता है, बालक की कार्य कर लेने की क्षमताएं किस तरह की होती हैं। इन चीजों का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। क्यों कि जब एक अध्यापक कक्षा में बालकों को सिखाता है, शिक्षण कार्य करता है, तो ये बात शिक्षक को स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए कि इस आयु का बालक कितना कार्य कर सकता है। जैसे कि आपका होमवर्क दे रहे हैं, शिक्षक को पता होना चाहिए कि इस आयु का बालक कितना गृह कार्य कर सकता है। अब क्योंकि उसकी क्षमता कितनी है, वो कितनी देर तक पेंसिल को पकड़ रख सकता है, क्योंकि उसकी शारीरिक विकास यानी कि उसकी उंगलियों का विकास कितना होता है, इनमें परिपक्वता, इस आयु के बालकों की कितनी परिपक्वता होती है। शिक्षक ने जैसे 3 से 4-5 वर्ष बालक को गृह कार्य करने को दे दिया, क्या प्राथमिक स्तर के बालक इतना गृह कार्य कर सकेंगे? अगर कर सकेंगे तो ठीक है, उसके लिए उचित है, और नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि अभी तक उनकी उंगलियों में उतनी परिपक्वता नहीं है कि वो उतनी देर तक उस पेंसिल को पकड़कर कार्य करते रहे, तो ऐसे में शिक्षक की जो क्रिया है वो असफल होगी। इसीलिए शिक्षक को पता होना चाहिए कि इस आयु
सही प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है या प्रदर्शन की गई गतिविधि में जो परिणाम प्राप्त और बालकों को प्राप्त हो रहे हैं उसे नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण शारीरिक अक्षमताएं हो सकती हैं, उसका पता एक शिक्षक को होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि जब शिक्षक को इस चीज का पता नहीं होता है तो वो ये सोचता है कि बालक कार्य करने में आलस कर रहा है, वो कार्य को नहीं करना चाह रहा है। लेकिन जब उसे ये चीजें पता है तो वो इसके कारण की तरफ उसका ध्यान जाता है और उसके मूल कारण का पता करने का प्रयास करता है। अगली बात आती है इसके अंतर्गत बालक के मानसिक विकास में। मानसिक विकास, अब इस आयु का बालक का मानसिक विकास कितना होता है, वो किसी भी चीज को कितनी विषय वस्तु को एक समय में ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है, तुलना कर सकता है, यानी कि इन चीजों का एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि एक बालक की मानसिक क्षमताएं कितनी होती हैं और इन क्षमताओं के आधार पर बालक कितना कार्य कैसे कर सकता है। अगर शिक्षक को नहीं पता है तो अब वो बालक की आयु से अधिक जो विषय वस्तु है या जो कार्य है वो बालक को दे सकता है, और ऐसे में बालक के सकारात्मक परिणाम आने की बजाय नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, जो बालक के आत्मविश्वास को बढ़ाने की बजाय उसके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। इसीलिए बालक की जो मानसिक विकास का जो क्रम है, मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है, जो क्षमताएं हैं और किस प्रकार से बालक की गतिविधियों के माध्यम से बालक के मानसिक विकास में सहयोग किया जा सकता है या बालक का मानसिक विकास करा जा सकता है, उन समस्त गतिविधियों के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। जब शिक्षक को इस बात की जानकारी होगी तो शिक्षक बालकों से उसी प्रकार की गतिविधियां करवाएगा जिससे कि बालक का अधिक से अधिक मानसिक विकास हो सके। अगली बात आती है इसमें संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, इस आयु के बालकों में संवेग जन्मजात होते हैं, संवेग बालक में पाए जाते हैं। अब इन संवेगों का किस तरह से प्रदर्शन, कब, कैसे, कहां, कैसे संवेग का उपयोग करना चाहिए, किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से अपने संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है, शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस उम्र में बालकों के संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, वो किस प्रकार से अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं और जिससे कि बालक के विकास को दिशा मिलती है या उसका विकास प्रभावित होता है। तो शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि बालक का संवेगात्मक विकास किस तरह से होगा, उसके इन संवेगात्मक विकासों को नियंत्रित करने के का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां या कार्य आयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि बालकों का संवेगात्मक विकास उचित प्रकार से किया जा सके। अगली बात जो आती है इसके अंतर्गत वो आती है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, बालक जब घर में रहता है, बालक का जब सामाजिक विकास प्रारंभ होता है तो वो सबसे पहले प्रारंभ होता है उसकी माता के संपर्क से। वो सबसे पहले मां को पहचानता है, उसके बाद में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानता है। अब यहाँ पर शिक्षक को पता है, यहाँ पर शिक्षक बालकों का सामाजिक विकास किस तरह से होता है और उसके सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधियां
चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास के अंतर्गत प्राणी मात्र के प्रति दया, स्नेह, आदर, सम्मान, सहयोग आदि की भावनाओं का विकास होना आवश्यक है। तो अब शिक्षक यहाँ पर बालक के इस बाल विकास की प्रक्रिया को अच्छे से अगर जानता है तो वो बालक को पता हो, उसको पता होगा कि इस आयु के बालकों को किस तरह के चारित्रिक विकास किया जा सकता है, क्योंकि यही ये अवस्था है जिस समय बालक के जैसे चारित्रिक विकास गुणों का विकास किया जाएगा उम्र वो गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे। अर्थात बालक के चारित्रिक विकास के अंतर्गत शिक्षक किस प्रकार के प्रयास करेगा और किस तरह से अपना सहयोग प्रदान बालक से गतिविधियों करवाएगा जिससे कि उसका सही, जैसे प्रतियोगिताएं हैं तो प्रतियोगिताओं के अंतर्गत स्वस्थ प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। शिक्षक बालकों को ये सिखाएगा कि बेशक वो सामने वाला प्रतिद्वंदी आप दो टीमें खेल रही हैं, आपकी टीम को आपको चेयर अप करना है और अगर सामने वाले ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप उसकी प्रशंसा करें। बालक बोलेगा मैं उसकी क्यों करूँ, तो उसको चीज समझाई जा सकती है कि भाई आप क्यों करोगे, जब आप कोई अच्छा करोगे, आप उसकी तारीफ करोगे तो आप अच्छा करोगे तब आपकी भी वो तारीफ करेगा। तो ये बालक के लिए एक मोटिवेशन होता है। तो कहने का मतलब कि एक शिक्षक बालक के चारित्रिक गुणों के विकास में सहयोग प्रदान कर सकता है अगर उसे इसका अच्छे से ज्ञान हो कि वो कौन सी गतिविधियों और किस तरह से बालक को इसके बारे में सिखा सकता है। उसके बाद में आता है भाषा विकास। भाषा का विकास। शैशवावस्था में हमने जाना था कि शैशवावस्था के अंतर्गत बालक कुछ शब्दों को बोल पाता है, जैसे प्रारंभिक अवस्था में पा, भा, मा, सिर्फ एक शब्द को धीरे धीरे वो एक के साथ में दूसरे शब्द को जोड़ना सीख जाता है, जैसे पा, नी, पा के साथ नी, कभी वो पा बोलता था कभी नी बोलता था, अब दोनों को जोड़ना सीख गया और पा नी बोलना सीखा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बालक की भाषा का विकास हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर आकर चूंकि बालक अब वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है, सेंटेंस बनाना सीख जाता है, तो अब यहाँ पर उस सेंटेंस में साहित्यिक भाषाओं का उपयोग कैसे होता है, साहित्यिक शब्दों का उपयोग कैसे हो सकता है, उसको बालक सीख सकता है। अर्थात शिक्षक का दायित्व बनता है कि अब बालक किस तरह के शब्दों का उपयोग करना सीख सकता है, किस प्रकार से भाषा का उपयोग कर सकता है, भाषा सीख सकता है, इसके लिए बालक का विकास किया जा सकता है। अगली बात इसमें आती है सृजनात्मकता। बालक में सृजनात्मक गुणों का विकास, जैसे टीचर ने पेपर कट करके झोपड़ी बनाना सिखाया, अब बालक क्या करेगा, उसने पेपर की कटिंग करी, पेपर शिक्षक ने करी, बालक ने भी वैसे ही झोपड़ी का कटिंग करके और झोपड़ी बनाने का पेपर पर प्रयास किया। फिर सृजनात्मकता, अब शिक्षक बालक को प्रेरित कर सकता है कि ये तो मैंने कटिंग करके बताया था, तुम अपनी बनाओ, तो बालक अपनी सोचेगा कि मेरी झोपड़ी कैसी होनी चाहिए। अब वो अपनी झोपड़ी को बनाने के लिए उसमें कुछ भी नया डाल सकता है कि मेरी झोपड़ी ऐसी बन सकती है, मैं इस तरह की झोपड़ी को बना सकता हूँ। अर्थात यहाँ पर बालक अपने विचारों को सम्मिलित करने लगेगा, यानी कि अपनी तरफ से उसमें एक नई विचारधारा का विकास होगा। अर्थात शिक्षक को जो ये पता होगा कि बालक किस प्रकार से सृजनात्मक गुणों का विकास बालक में किया जा सकता है, तो वो वैसी ही गतिविधि होगा। जैसे विद्यालयों में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होता है, तो वो एक बालक की सृजनात्मक क्षमता को जानने के लिए होता है। अब बालक क्या करता है कि खुद की देखता है और पास वाले की ड्राइंग देखता है, तो क्या उसकी में तो ये चीज है, तो वो अपनी ड्राइंग को भी वैसे ही सुंदर बना, उससे और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करता है। यानी कि उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से बालक की सृजनात्मक क्षमता का विकास किया जा सकता है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी कथन है, कविता पाठ है, क्योंकि क्या है इनके माध्यम से बालक की सृजनात्मक कल्पना शक्ति का विकास होता है, और कल्पना शक्ति का जब विकास होता है तो उसमें सृजनात्मकता का विकास होने लगता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, अगला जो विकास आएगा वो सौंदर्य अनुभूति। सौंदर्य अनुभूति यानी कि सौंदर्य
बालक किस प्रकार से सौंदर्य के प्रति आकर्षित होगा। जैसे कि प्रकृति है, प्रकृति के अंतर्गत वो किस तरह से सौंदर्य को देख सकता है, फूल कैसे होते हैं, अगर उसमें सौंदर्य अनुभूति है तो वो फूलों को तोड़ेगा नहीं, उसको लगेगा नहीं ये पेड़ पर फूल लगे होते हैं तो गार्डन बहुत सुंदर लगता है। यानी कि इस समय बालक में इन सौंदर्य अनुभूतियों का विकास कैसे किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण या ज्ञान शिक्षक बालक को कैसे करा सकता है, उसकी जानकारी से हो सकती है। और लास्ट में है सेकंड लास्ट है प्रभावी शिक्षण। प्रभावी शिक्षण यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जो शिक्षक है वो किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, बालक की रुचि को उत्पन्न कर सकता है, इसके लिए वो प्रयास कैसे कर सकता है, उसकी जानकारी उसको प्राप्त होती है। और लास्ट बात आती है मूल्यों का विकास। मूल्यों का विकास यानी कि इस समय के इस आयु के बालक कौन से मूल्यों को आसानी से समझ सकते हैं और उनका पालन वो कर सकते हैं, इसकी जानकारी बालक को प्रदान की जाती है। अर्थात कि एक प्राथमिक स्तर पर बालक के विकास के बारे में अगर शिक्षक को पता है तो वो उसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर आपको इस प्रश्न को पढ़ना है। प्राथमिक स्तर पर बाल विकास के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर बाल विकास के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको इस आधार पर इस प्रश्नों को हल करना